हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि यूपीएससी ने जो इस बार फॉर्म लाया उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, और एक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली भर सकते हैं विदाउट एनी एरर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो 4 फेब को यूपीएससी ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन दे दिया था एंड ओपन हो चुका है एप्लीकेशन फ्रॉम 4 फरवरी 2026। एंड ये 20 दिन बाद यानी कि 24 फरवरी 2026 6 PM शाम के 6 बजे तक ये एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन रहेंगे। सो यू हैव ओनली अ विंडो ऑफ 20 days, और इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सेंटर्स अलॉट होंगे। तो प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके आप अपने सेंटर्स और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। सो इस बार 4 स्टेजेस में यूपीएससी ने बोला है आपको एप्लीकेशन भरना है। एंड प्लीज़ रिमेंबर, आपने अभी तक जितना भी पीछे का रजिस्ट्रेशन और वो सब किया हुआ, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट यू हैव टू अगेन फाइल अ न्यू रजिस्ट्रेशन, अपना न्यू अकाउंट बनाना है एंड यू हैव टू अगेन गो थ्रू ऑल द प्रोसेस। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। पहला स्टेज होगा अकाउंट क्रिएशन, सेकंड होगा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर लेना, तीसरा होगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वाला, एंड फोर्थ होगा कोई भी एग्जामिनेशन जो भी आएगा उसका स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा दूसरी वीडियो में कि ये ऑल 4 प्रोसेस कैसे करने हैं। बट रिमेंबर कि 4 स्टेज प्रोसेस है। एक यूआरएन जनरेट होता है जो आपका यूनिवर्सल हमेशा रहेगा आपके साथ, और जो एक एप्लीकेशन जो भी एग्जामिनेशन आएगा उसका अपना एक एप्लीकेशन नंबर होता है जो कि वेरी करेगा। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर है और यूनिवर्सल नंबर है, सो याद रखना। ठीक है, तो यूनिवर्सल नंबर इज योर नंबर, एप्लीकेशन नंबर इज विद रिस्पेक्ट टू द जो भी एप्लीकेशन या न्यू एग्जाम आएगा। ठीक है, और जब यूआरएन ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है एक बार जनरेट हो गया, इट विल बी देयर फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, अभी तक तो यही बोल रहे हैं। ठीक है, और एक बार एडिट करने का चांस मिलेगा उसको आपको। ठीक है, ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। बट द एप्लीकेशन नंबर इज अ डायनामिक, और वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वो नंबर चेंज होते हैं। ठीक है, तो यूआरएन विल बी फिक्स्ड। एंड यूपीएससी ना आधार कार्ड को प्रमोट करती है, तो जहां पर भी हो सके अपना आधार कार्ड को यूज करो और आधार कार्ड को लेके भी आओ एग्जाम हॉल में। ठीक है, एंड अपडेटेड रखो आधार कार्ड को थोड़ा। ठीक है, और प्रोविजनल है आपका कैंडिडेचर। ठीक है, कभी भी यूपीएससी को लगा तो आपको निकाल सकती है। ठीक है, मतलब मजा करो, बट आपको प्रोविजनल मतलब है कि आपको किसी भी स्टेज क्लियर करने का या एडमिट कार्ड होने से ये राइट नहीं मिल जाता कि आप को निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, अगर यूपीएससी को आप में कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो निकाल सकती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हो। ठीक है, तो और जो आपके वेरिफिकेशन होते हैं वो मोस्टली ना इंटरव्यू या पर्सनल स्टेज पे होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स के होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि अभी मार्कशीट नहीं, सॉरी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया है और ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, तो क्या करें? तो अगर प्रोविजनल भी होगा यू कैन अपलोड दैट, बट बाय द टाइम यू गेट टू द इंटरव्यू स्टेज आपके पास तब तक तो डिग्री आ ही जाएगी। तो उस टाइम पे आपको अपलोड करना है, एंड दैट विल बी वेरीफाइड ऑन द डे ऑफ योर इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो अगर ऐसा है तो। और उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, तो यूआरएन बनाना है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और आपको यूआरएन एक बार चेंज करने को मिल जाएगा। और दूसरी चीज पर जो नई लाई गई है, जो भी मैं ब्लू में करूंगा, ब्लू में मैंने मार्क किए हैं वो मोस्टली कुछ न्यू चेंजेस है जो इस बार आए हैं। तो लाइव फोटो कैप्चर करनी है आपको। ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा था, आपको ना जनरली या तो एक फोटो डालनी थी और एक साइन डालना था, सिग्नेचर डालना था। बट अभी क्या हो गया, आपको फोटो भी डालनी है जो कि आपको 10 days ओल्ड होनी चाहिए जिस दिन भी आप उसको अपलोड कर रहे हो, है ना? उससे 10 दिन पुरानी तक होनी चाहिए। उसका भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या निटी ग्रिटीज है। और सिग्नेचर जो है इस बार यहाँ पर दिया हुआ है कि वन बिलो द अदर, जैसे ये लाइन और ये लाइन, इसे इस तरीके से आपको एक प्लेन व्हाइट शीट ऑफ पेपर में 1 2 3 ऐसे साइन करने हैं। ठीक है, वन बिलो द अदर, और ब्लैक पेन से करने हैं। ठीक है, तो सिग्नेचर ऐसा है। और तीसरा चीज है कि लाइव फोटो कैप्चर करनी है। तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा कि उसमें भी देयर इज अ प्रोसेस। आइदर यू कैन डू इट बाय योर वेबकैम जो आपके लैपटॉप या पीसी पे होगा, और आइदर थ्रू द मोबाइल क्यूआर होगा, उसको स्कैन करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन पे लेके जाएगा, वहां पर आप अपना लाइव फोटो अपलोड कर दोगे तो वो इसमें दिख जाएगा। ठीक है, अपलोड हो जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस आपको करने हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते एक बार वो सबमिट हो गया, तो प्लीज ध्यान से भरना।
और जो भी आप आईडी कार्ड वहाँ पर डिटेल्स डालोगे, उसको वही आईडी कार्ड आपको पर्सनालिटी टेस्ट में भी, या सॉरी, आपको हर स्टेज पे लेके आना है, ठीक है। तो किसी भी स्टेज पे आपको वो आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज ध्यान से रखना उसको। और लास्ट डेट आपको 6 PM ऑफ 24 फरवरी है, ठीक है। और चेंज ऑफ स्क्राइब भी कर सकते हो आप, ठीक है। 7 डे प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आप चेंज ऑफ स्क्राइब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उस केस में एडमिट कार्ड जो है 3 दिन पहले आएगा, अदरवाइज वो 1 हफ्ते पहले आ जाता है, 1 हफ्ते से पहले ही आ जाएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड। तो और वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी रखो जो भी आप वहां पर दे रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन आपके ईमेल आईडी और आपके नंबर से होंगे। तो नंबर एक्टिव, एक्टिव नंबर, मोबाइल नंबर एंड एक्टिव ईमेल आईडी रखो, ठीक है। उसके बाद पेनल्टी होगी, ये तो पता ही है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन, अब इसमें क्या होता है, सपोज कि आपको चैलेंज करना है यूपीएससी के किसी भी क्वेश्चन को, सपोज प्रीलिम्स 24 मई 2026 को होने वाला है, तो उसके 5 दिन, ठीक है। तो यानी कि जैसे 24th हो गया, 24 ऑफ मई, 25, 26, 27 यानी कि थर्ड डे ऑफ द एग्जामिनेशन, 27 से लेके 5 दिन, 27, 28, 29, 30 और 31, ठीक है, क्योंकि मई में 31 होगा, तो ये 5 दिन में आपको 31st का 6 PM, ठीक है। इस 5 दिन में आप कभी भी चैलेंज कर सकते हो यूपीएससी के क्वेश्चंस को। हाउ? बाय गोइंग टू दिस एग्जामिनेशन, और जब मतलब upsc.gov.in पे जाओगे आप, तो वहां पर पोर्टल पे एग्जामिनेशन एक कॉलम होगा, उसमें जाके रिप्रेजेंटेशन और क्वेश्चन पेपर्स पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है इसको चैलेंज करने का, ठीक है। और उसी विंडो में आपको चैलेंज करना है, अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। उसके बाद हेल्प डेस्क रहती है, अभी आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है, तो आप अपने सीनियर से या किसी से पूछ सकते हो, या आपको अगर कुछ नहीं मिलता तो डायरेक्टली आप यूपीएससी से भी पूछ सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर है उनका, यू कैन गो थ्रू दिस, और यू कैन मेल देम ऑन दिस थिंग, यूपीएससी OAP@nic.in, ठीक है, सॉरी, यूपीएससी सोप, UPSC SOAP@nic.in, तो इस पे आप कर सकते हो। और 10 से 5:30 सुबह, 10 से 5:30 शाम के, उस टाइम पे, ऑल वर्किंग डेज पे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। तो फ्रॉम 4 February टू 24 February 2026 के बीच में आप अप्लाई, ये कांटेक्ट कर सकते हो। चेंज ऑफ स्क्राइब 7 days प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप कर सकते हो, ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ। मोबाइल फोन्स ये सब बैंड है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो 30 मिनट्स पहले पहुंचना है, और प्लीज रिमेम्बर, वेन्यू पे 30 मिनट्स पहले पहुंचो कम से कम। और अगर वैसे 10 मिनट्स की विंडो रहती है, जिस जैसे सपोज 9:30 शुरू हो जाएगा का एग्जाम, तो 9:20 तक बंद हो जाते हैं गेट्स, बट वो तो आएगा ही, आपके एडमिट कार्ड में वो इंस्ट्रक्शंस रहती हैं। बट समझो प्लीज, बहुत सारे बच्चों का साल बर्बाद हो जाता है, डोंट बी लेट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। एक दिन पहले ही अपना एग्जामिनेशन सेंटर वेरीफाई करके फिर जाओ, ठीक है। प्लीज डोंट बी लेट ऑन द एग्जामिनेशन सेंटर, बिकॉज बाद में बहुत रिग्रेट होता है वरना, ठीक है। और प्लीज अपना एग्जामिनेशन सेंटर वेरीफाई कैसे करना है, उधर हर एग्जामिनेशन सेंटर का एक कोड रहता है, ठीक है। तो उस कोड को वेरीफाई करो उस सेंटर पे जाके, कि सपोज 014 जवाहरलाल नेहरू स्कूल है क्या वो, सपोज, ठीक है। तो क्या कभी कभी क्या होता है, सेम नाम से 2 स्कूल होते हैं, आप दूसरे सेंटर पे ना पहुंच जाओ, तो वो जो सेंटर नंबर होता है उसको वेरीफाई किया करो, ठीक है। दैट इज अ सजेशन और एडवाइस, ठीक है। उसके बाद इस बार ना फेस ऑथेंटिकेशन अभी होने शुरू हो गया है, फेस ऑथेंटिकेशन भी होना शुरू हो गया है, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम सेंटर होते हैं, तो वहाँ पर आपका फेस ऑथेंटिकेशन भी होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो आपका यू नो जो आप फोटो अपलोड करने वाले हो, वैसी तरीके का, और मतलब ज़्यादा डिफरेंस ना हो, उसी तरीके का आप अपना हुलिया बना के रखो, ताकि किसी भी स्टेज में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, वुमेन्स को प्रमोट कर रहे हैं, ये सब लिखा हुआ है इधर, ठीक है। जेंडर बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है यूपीएससी, एंड then these are the various services, around 23 services are given, which you can apply through the Indian Civil Services Examination, Civil Services CSE, और एक और एग्जामिनेशन है IFS
उसका मीन्स डिफरेंट होता है बट प्रीलिम सेम होता है। IFOS, सॉरी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 80 वैकेंसी निकली इस बार, और सिविल सर्विसेज में 933 वैकेंसीज निकली। तो डिफरेंट ये बताया गया है कि किस तरीके से हैं। एंड देयर इज अनदर एस्पेक्ट कि जो लोग ऑल 3 स्टेजेस को पार कर लेते हैं बट मेरिट लिस्ट में नहीं आता जिनका नाम, यानी कि इंटरव्यू तक क्वालिफाई कर लिया बट दे डिडंट केम इनटू द मेरिट लिस्ट, या इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं करवाए, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, या नॉट रिकमेंडेड। तो उनके लिए एक स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ने 2019 में। तो उसको बोलते हैं पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम। मतलब उसमें क्या होता है कि आपकी जो भी बेसिक डिटेल्स होते हैं, जैसे शॉर्ट बायोडाटा ऑफ कैंडिडेट्स है ना, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स इंक्लूडिंग परसेंटाइल, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स ना पब्लिकली डिस्क्लोज की जाती हैं, किन के साथ, जो भी इस पोर्टल पे, ये एक पोर्टल बना दिया है, इस पे आपको रजिस्टर कर, जो भी कंपनीज हायर करना चाहती हैं ऐसे कैंडिडेट्स को जो इंटरव्यू तक जा चुके हैं बट they haven't been they didn't get recommended, तो उनको ऐसे जैसे प्राइवेट कंपनी जिनने इस पोर्टल पे आगे रजिस्टर किया, जैसे कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो स्टैट्यूटरी और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर ये लोग हैं जिनने रजिस्टर किया हुआ है इस पोर्टल पे, उनको ये सारे डिटेल्स दिखेंगे और वो फिर आपको कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू, आपको कुछ एक इस इंटरव्यू देना होगा या कुछ ऐसा होगा प्रोसेस, एंड दे विल सेलेक्ट यू आफ्टर दैट प्रोसेस, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन इस बार फर्स्ट स्टेज में ही है। पहले ये एकदम लास्ट स्टेज में होता था, इंटरव्यू स्टेज में। बट रिमेंबर दैट वंस यू ऑप्ट फॉर दिस चॉइस, यू कैन नॉट बैक आउट, ठीक है। अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को अपना इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, देन यू कैन नॉट, मतलब वापस उसको बोल नहीं सकते कि अब नहीं देना मेरे को। वो एक बार हो गया तो हो गया। तो आप सोच समझ के दो कि अगर आपको इसके लिए ऑप्ट ऑप्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटीज के हैं। एंड देन कमिंग टू, ये डिफरेंट सेंटर्स है, यू शुड गो थ्रू देम कि कितने कौन कौन से सेंटर्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, उसके हिसाब से फिर उसको भरो और अपने टिकट्स करवा सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे आपको सेंटर अलॉट होंगे। सो प्लीज ध्यान से भरो और जल्दी भरो, ठीक है। उसके बाद अम, कोई भी सिचुएशन में आपका अपील फॉर चेंजिंग द सेंटर विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ओके। प्लीज रिमेंबर, तो ध्यान से भरना कौन सा सेंटर भर रहे हो, ठीक है। मॉनसून और वो सब ध्यान में रखते हुए, ठीक है, वो सब भरना, और डिस्टेंस और वो सब। उसके बाद सर्विस प्रेफरेंसेस भी इस बार पूछी गई है, पहले ही पूछ ली गई है इस बार। तो आपको जो आपको सर्विस चाहिए उसको आप ऑप्ट करो प्रेफरेंस वाइज, और जो नहीं करनी है उसको आप नॉट नॉट ऑप्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा उस सर्विस के लिए। तो ज्यादातर ऐसा होता है, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई सर्विस नहीं पसंद है तो आप ऑप्ट नहीं करते, ठीक है। बट शायद आपका मेरिट में नाम होता और उसके बाद आपने जस्ट उसको ऑप्ट नहीं किया तो उसकी वजह से वो सर्विस नहीं मिली आपको, तो आपको कोई भी सर्विस नहीं मिली है सच, ठीक है। बट अगर आप सारी सर्विसेज में कुछ ना कुछ प्रेफरेंस भर देते तो कोई ना कोई सर्विस मिल जाती है आपको, ठीक है। तो ज्यादातर एडवाइजेबल यही होता है कि आप सारी सर्विसेज भर दो, ऑल द प्रेफरेंस वाइज भर सकते हो, और इससे ना आप इंटरव्यू में एक क्वेश्चन से भी बच जाते हो कि क्यों भरा नहीं है आपने, आपको क्यों पसंद नहीं है ये सर्विसेज, यानी कि आपको कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज से क्यों पसंद है। मतलब देखो, हम लोग आए हैं सर्विस करने ना, तो हम लोग को जो भी सर्विस मिले वी शुड ट्राई टू सर्व देम एट द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी, ओके। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप सारी सर्विसेज भरो, ऑल द प्रेफरेंस ऊपर नीचे कर सकते हो, बट ऑप्ट करना इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, ओके। उसके बाद आप जब प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो उसके बाद आपको 10 डेज का एक विंडो मिलेगा जिसमें आपको मीन्स के लिए यू नो जैसे आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, उसके 10 दिन के अंदर आपको एक मीन्स का फॉर्म आता है, उसको भरना होता है, जिसको डैफ बोल सकते हो आप। वो डैफ भरना होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, और 10 डेज का विंडो मिलेगा। उसमें जो भी एडिट वेडिट करना है वो सब करके, एंड यू हैव टू पे द फी, 200 रुपीज होती है, जो जिनको रिक्वायर्ड है। जिनको नहीं रिक्वायर्ड है उनको फीस पे करने की जरूरत नहीं है, एंड देन दे हैव टू सबमिट विद इन दैट 10 डेज। एंड द सेम गोज फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। अगर आपने मीन्स क्वालिफाई कर लिया, देन यू, जब भी मीन्स का रिजल्ट आएगा उसके 15 डेज में आपको एक डैफ 2 बोलते हैं जिसको, वो आपको भरना पड़ेगा, और उसमें जो भी एडिट करना है वो सब एडिट करके देन यू हैव टू सबमिट दैट थिंग, ठीक है। अगर किसी ने भी ये फेल किया तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल माना जाएगा, ठीक है, स्टैंड कैंसिल्ड, ओके। और कुछ भी आप अपील करोगे दैट विल नॉट बी एंटरटेन्ड।
सो प्लीज बी केयरफुल इन दैट, ठीक है। उसके बाद तो वेरीफाई करो उसको एंड सब ये सब आपको सबमिट करना पड़ेगा। और तो जो भी आप सर्विस नहीं अलाउ इंडिकेट करोगे उसके लिए आपको नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसलिए नॉट ऑप्ट, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप कोई भी सर्विस के लिए ऑप्ट ना करो, सबके लिए करना, थोड़ा सा प्रेफरेंस ऊपर नीचे कर सकते हो। नॉट ऑप्ट करने से वो सर्विस के लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद एज लिमिट्स प्लीज रिमेंबर 21 to 32 ईयर्स होती है, एक्सेप्ट एज रिलैक्सेशन। जैसे मैं बताऊंगा एज रिलैक्सेशन भी हैं, ठीक है, इसमें जैसे दिए हुए हैं डिफरेंट। तो 32 मैक्सिमम एज होती है और मिनिमम 21 ईयर्स होती है। यानी कि अगर आप सेकेंड ऑफ सॉरी इफ अगर आप 2 अगस्त 1994 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच में अगर पैदा हुए हो तो आप इस साल के लिए 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप सपोज कि SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन या डिफेंस पर्सनल जिनका कुछ इशू हो गया है, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलैक्सेशन दिए, जैसे यहाँ पर 5 ईयर्स ले सकते हैं। जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स है, सपोज कि कोई SC ST है ना, तो उनको एज रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है। तो 32 ईयर्स के ऊपर भी वो एज रिलैक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको वैसा है। OBC के लिए 3 ईयर्स है, ओके। एंड इन सब के लिए अलग अलग ईयर्स दिए हुए, सो एज रिलैक्सेशन ले सकते हो आप। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है उस पर डिपेंड करेगा, जो भी उस पर डेट होगी दैट विल बी कंसिडर्ड योर डेट ऑफ बर्थ। और भी कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, अगर उस पर भी हुआ तो भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री कहाँ से होनी चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट, और ये सब देख लेना। तो वही वाली ग्रेजुएशन डिग्री को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और ये सब चेंजेस एक विल नॉट बी अलाउ। अब आपने एक बार सबमिट कर दिया उसके बाद कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है, ठीक है। और प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप फॉर MBBS BDS एंड वेटनरी साइंस, क्योंकि कंपलसरी हो गया इंटर्नशिप ना अभी इन सब लोगों के लिए, तो वो उसका भी एविडेंस या प्रूफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने सपोज कि आप अभी कर रहे हो तो आपको प्रोविजनली एडमिट कर दिया जाएगा, बट फाइनली आपको यू हैव टू गिव दैट कि आपने इंटर्नशिप की हुई है। एटलीस्ट जो ये इंटरव्यू स्टेज होता है तब तक तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे देखो आपको मैंने आपको एज लिमिट बता दी है, ठीक है। एज लिमिट इज फ्रॉम 21 to 32, ओके। तो उसमें थोड़े से रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन हमेशा अपर एज के ऊपर होते हैं, 32+5, 32+3 इस तरीके से, ठीक है। तो ये याद रखना एज रिलैक्सेशन का, अगर किसी को डाउट है तो एज रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए है जब आपका एज हो जाता है 32 के ऊपर, अगर आपको देना है, ठीक है, तब आपको एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट है वो सब आपको प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जैसे एज है 21 to 32, उसमें एक जनरल जो है अनरिजर्व पर्सन है वो 6 बार अटेम्प्ट दे सकता है, यानी कि 21 से 32 ईयर्स के बीच में मैं 6 अटेम्प्ट दे सकता हूँ। उसी तरीके से एक SC ST 21 से 32 के बीच में जितने ईयर्स हैं उतनी बार अटेम्प्ट दे सकता है। OBC वाला 9 बार, OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर वाला जो है वो 9 बार दे सकता है, ठीक है। पी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में जो जनरल या EWS या OBC है उनके 9 अटेम्प्ट होंगे, और जो SC STs होंगे उनके अनलिमिटेड अटेम्प्ट। अनलिमिटेड मतलब होता है एज लिमिट तक, विच इज 21 to 32, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन का भी थोड़ा सा प्रोविजन है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन। हाँ, ये कुछ नई चीज आई है कि IAS और IFS देखो पहले भी ना वो लोग अगर एक बार बन गए ना, जैसे 2025 में कोई पर्सन IAS या IFS बन जाता है, सो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी मोर एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, वो दे ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब अगर चाहिए आपको वापस देना, वैसे दोगे क्या, वो सबसे हाईएस्ट रहते हैं। IAS एंड IFS आर कंसिडर्ड टॉप मोस्ट सर्विसेज इन दिस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो उसको आपने ले लिया, उसके बाद आप क्या ही दोगे अभी, तो ठीक है। सपोज बट ऐसा होगा कि इसको IFS मिल रहा है बट उसको IAS चाहिए था, तो ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम IFS एंड देन ही कैन अगेन गिव द एग्जामिनेशन एंड देन ऑप्ट, अगर उसको मिल जाता है IAS नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो IAS ले सकता है, ठीक है।
तो ये बस बेसिकली ये बता रहे हैं कि अगर सपोज कि रिजल्ट 2026 प्रीलिम्स मई 2026 के बाद आता है रिजल्ट, है ना, और उसने प्रीलिम्स दे दिया, ठीक है, और वो क्वालिफाई भी कर लिया प्रीलिम्स, और उसके रिजल्ट आता है 2025 का कि उसको आईएएस मिल गया, तो वो 2026 वाला जो अटेम्प्ट है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। उसी तरीके से बाकी चीजें बोलेगी। इन शॉर्ट बेसिकली ये बोला गया है कि आप एक बार आईएएस आईएफएस बन गए तो यू कैन नॉट गिव एनी मोर एग्जामिनेशन। क्लियर। दूसरी चीज ये बोली गई है, अगर आप आईपीएस बन जाते हो तो आपको अगर वापस से आईपीएस मिल रहा है, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है, आप एक बार आईपीएस बन गए तो आईपीएस बन गए, आपको कोई और ही सर्विस लेनी पड़ेगी, आप यू कैन नॉट टेक आईपीएस। ठीक है, नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर और ऑप्ट फॉर और एलिक्विटेड टू इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, अभी आईपीएस और जो भी ग्रुप ए सर्विसेज है, सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है, ग्रुप बी के भी सर्विस थे, दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे इसमें ये सारे ग्रुप ए वाले हैं, जैसे ये आईएएस 1 और 2, आईएएस और आईएफएस को छोड़ के आईपीएस एंड जितने भी ग्रुप ए वाले दिख रहे हैं, ठीक है, ये ग्रुप बी वाले नहीं। ठीक है, ये ग्रुप बी वाले नहीं, जो ग्रुप ए वाले हैं उनमें, ठीक है, जैसे सेकेंड, उनमें ओके, उनमें तो ये जो आईपीएस है और ग्रुप ए वाले सर्विस है उनमें आप यू हैव ओनली वन, यू विल गेट ओनली वन मोर अटेम्प्ट टू इंक्रीज योर दिस थिंग सर्विस। अभी जैसे कोई आईपीएस बन गया, ठीक है, सपोज कोई आईपीएस बन गया, तो इस मतलब 2025 में 2025 के रिजल्ट के बाद, सो ही कैन गिव 2026 अटेम्प्ट आफ्टर गेटिंग एग्जाम्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर गेटिंग एग्जाम्शन फ्रॉम द मतलब जो भी अथॉरिटी है उससे, कंसर्न अथॉरिटी से एग्जाम्शन ग्रांट जब मिल जाएगी, तब ही कैन, और वो भी एक टाइम ही कर सकता है, वन टाइम एग्जाम्शन ओनली, एक टाइम लेके 2026 का अटेम्प्ट दे सकता है। ठीक है, अ, जो 2025 वाले हैं उनके लिए एक्चुअली दे कैन गिव आइदर, इधर लिखा होगा 2025 वाले, वो आइदर 2026 का दे सकते हैं, 2027 का दे सकते हैं। ठीक है, बट अभी जो ये एक्चुअली 2026 से लागू हो रहा है, तो ये आप समझो कि अभी जो इसलिए इधर लिखा हुआ है कि जो भी 2026 वाले जो क्वालिफाई हो जाएंगे, सपोज 2026 में कोई आईपीएस बन जाता है या कोई ग्रुप ए सर्विस का पर्सन बन जाता है, तो वो 2027 के लिए एलिजिबल नहीं है सच। ठीक है, बट he is eligible if he get the exemption from the concerned authority, which is a one time exemption, and then he can give civil services examination to improve his service। ठीक है, improve his rank। और बट उसको ना फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, 2026 वाला फाउंडेशन कोर्स ही हैव टू ज्वाइन। ठीक है, तो अगर इसमें से उसने कुछ भी नहीं किया तो उसका ना सर्विस या उसका 2026 का जो ये है ना एलोकेशन, उसको कैंसिल माना जाएगा। अगर उसने ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं किया, एग्जामिशन नहीं लिया, तो उसका वो सर्विसेज को कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सो प्लीज रिमेंबर दैट। उसके बाद यू नो तो यही सब लिखा है उसमें कि ही हैज टू ज्वाइन द 2026 और 2027। हाँ, जो भी अभी क्या बोलते हैं 2027 में अगर ज्वाइन हो गया, सपोज 2027 में उसको रैंक आ गई, ठीक है, उसमें भी आईपीएस बन गया, वो आईपीएस तो नहीं बन सकते, सपोज उसने पहले में 2026 में आईआरएस बना होता और इसमें 2027 में आईपीएस बना सपोज, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो या तो आईआरएस ही रहे या तो आईपीएस बने, वो उसके ऊपर चॉइस है। और दूसरी चीज ये है कि जो सीनियोरिटी रहती है, सपोज आईपीएस बना तो अभी जो पिछले साल की सीनियोरिटी वो कंटिन्यू रहेगी क्या? हाँ, वो रहेगी कंटिन्यू। कंटिन्यू अगर आप 2027 का वो ऑप्ट नहीं करते तो आपको 2026 की सीनियोरिटी कंटिन्यू रहती है, वो आपसे हटाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं रहेगा। बट ये चीज है कि ना अब एक ही चांस मिलेगा आपको रैंक इम्प्रूव करने का, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। उसके बाद अगर 2028 सपोज 2026 में आईपीएस बन गया, ठीक है, 2027 में उसको वापस से आईपीएस मिला, बट वो ले नहीं सकता क्योंकि आईपीएस को अब आईपीएस अलॉट नहीं होगा वापस से। ठीक है, तो सपोज वो आईआरएस मिलेगा उसको, ठीक है, सपोज ऊपर का नहीं मिल रहा, तो वो अभी ये सोचेगा कि मैं 2028 का दे देता हूँ। ठीक है, बट अब उसको बस एक एक टाइम का एग्जाम्पशन था, तो अभी 2028 का नहीं दे सकता वो, तो क्या करना पड़ेगा, ही हैज टू रिजाइन
फ्रॉम 2026 वाला आईपीएस वाला, है ना, और अब वो 2028 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा है कि ही हैज टू रिजाइन, ठीक है, वहां पर रिजाइन करना पड़ेगा, देन ही कैन सिट फॉर 2028 वाला पेपर, ठीक है। तो ये सब चीज लिखी हुई है। और 2025 में कोई बन गया है तो उसके पास दो ऑप्शन रहेंगे, आइदर ही कैन गिव 2026 वाला पेपर और 2027 वाला, ठीक है। अगर किसी ने अभी सपोज कि कोई 2025 में आईपीएस होता, अभी 2026 में उसको कोई मिलेगी अपॉर्चुनिटी, तो वो एक ही बार कंसिडर कर सकता है उसको। अगर उसमें भी वही वन टाइम एग्जामिशन 2025 से, आप इस एक तरीके से बोल सकते हो रेट्रोस्पेक्टिव लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो सीएससी 2026 में जो भी सर्विस मिलेगी वो उसका फाइनल होगा। अगर उसको ना 2025 वाली पसंद है ना 2026 वाली पसंद है, देन ही हैज टू रिजाइन। पर सपोज किसी ने 2026 का नहीं दिया होता, ठीक है, 2025 के बाद, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो 2027 वाला दे सकता है, ठीक है। तो वो भी एक टाइम का एग्जाम्पशन कंसिडर किया जाएगा। सपोज 25 वाला 27 वाला भी उसको दोनों ही पसंद नहीं आता, तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा एंड ही हैज टू अप्लाई फॉर 2028, ठीक है। तो ये प्लीज समझो, ठीक है। अगर किसी को भी 2028 का देना है और या बियॉन्ड का देना है तो ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो तो उसके पास तो वैसे भी चांस है ही, ठीक है। तो ये सब चीज है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको 100 रुपीज पे करना पड़ता है, एक्सेप्ट फीमेल, SC ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, ठीक है। अदरवाइज ये जो भी EWS हैं या ये हैं जनरल हैं, OBCs हैं, उन सबको 100 रुपीज पे करना पड़ता है प्रीलिम्स के टाइम और 200 पे करना पड़ता है मीन्स के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या चेंज आए इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये सब ही जो मैंने पहले बताया था, सिग्नेचर, लाइव सिग्नेचर और वो लाइव फोटो और ये सब, अंडरटेकिंग स्क्राइब सर्टिफिकेट, ये सब देना देखना होता है, ठीक है। तो मोर और लेस यही जो भी चेंजेस थे मेन, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक देयर आर नो मोर। हाँ, तो ये चीज़ है, जैसे ओबीसी जो है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है, अब उसमें ये चेंज आया है कि आपको 1 अप्रैल 2025, यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है ना, मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है, तो अप्रैल टू मार्च रहता है ना। तो 1 अप्रैल 2025, एक साल पुराना, 1 अप्रैल 2025 से आपका शुरू होना चाहिए जो भी आपने सर्टिफिकेट बनाया हो। और वो 24 फेब जब ये एप्लीकेशन खत्म हो रहा है, ठीक है, तो 24 फेब 2026 इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 24 फरवरी 2026 के बीच में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और ओबीसी के लिए आपका जो इनकम क्राइटेरिया देखा जाएगा वो अभी 3 साल जो पीछे के 3 साल है, यानी कि 2022 से लेके 2025, ठीक है, 2022, 23, 23, 24, 24, 25, ये वाला जो ईयर है, 3 साल, इनका क्यूमुलेटिव देखा जाएगा फॉर काउंटिंग योर इनकम क्राइटेरिया। वाइल ऑन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सिर्फ 2024 2025 का जो टाइम पीरियड है उसका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एंड हाँ, ये भी डाउट आता था कि चेंज कर सकते हैं क्या कैटेगरी, अगर किसी ने सपोज अनरिजर्व से भर दिया इस बार, तो बाद में प्रोसेस के ड्यूरिंग आप चेंज कर सकते हो क्या, तो दिस इज नॉट अलाउड, ओके, इट शैल नॉट बी एंटरटेन। या सपोज किसी को SC था और उसको ST में चेंज करना है, ST से SC में करना है या OBC में करना है, तो ये सब भी अलाउड नहीं है। आपने एक बार अपना कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी फाइनल कर दिया तो दैट विल बी कंसिडर्ड थ्रू आउट द स्टेज। हाँ, बट अगर किसी ने प्रॉपर स्टेजेस पार किए और उसको ही और शी इज एलिजिबल थ्रू द जनरल स्टैंडर्ड्स, तो वो क्या कर सकता है, दे शी और शी कैन बी कंसिडर्ड इनटू अ अनरिजर्व कैटेगरी। याद रखना, रिजर्व कैटेगरी में जाना मुश्किल है, बट रिजर्व कैटेगरी वाले अपने आप को अनरिजर्व्ड सीट्स पे एलिजिबल अगर हैं, तो दे कैन ऑप्ट फॉर अनरिजर्व्ड सीट्स। जैसे कोई SC ST या OBC है, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, EWS है, सपोज
कि उनका अच्छा मार्क्स आ रहा है और सब कुछ सारे स्टैंडर्ड्स पे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो दे कैन ऑप्ट फॉर अ अनरिजर्व्ड सीट। ठीक है, क्योंकि अनरिजर्व्ड सीट मतलब ये नहीं होता है कि जनरल वालों के लिए है, वो जनरल मतलब वो ओपन टू ऑल है। ठीक है, तो एनी SC ST OBC, अगर उनके वो सब क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरे को अपनी SC सीट नहीं क्लेम करनी, मेरे को जनरल सीट क्लेम करनी है, ओपन सीट क्लेम करनी है, अनरिजर्व सीट क्लेम करनी है, तो दे कैन चेंज देयर, यहाँ पर अलाउड है वो, यू कैन गो फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाली सीट। ठीक है, तो ये सब है, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों को भी अलाउड नहीं है चेंज करना अपनी कैटेगरीज को। ठीक है, तो ये सब चीज दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि सपोज कि ना ऐसा होता है ना, जैसे अभी जैसे किसी को मराठा रिजर्वेशन मिल गया, ठीक है, तो वो पहले नहीं था रिजर्वेशन में, बट अभी रिजर्वेशन, ऑल दो ये स्टेट और सेंटर का अलग अलग है, बट मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। सपोज किसी कम्युनिटी को अभी ST कैटेगरी का स्टेटस मिल गया सपोज, है ना, तो अभी अगर वो अभी जब वो अप्लाई कर रहा है, तब वो रिजर्व नहीं था, मतलब रिजर्व कैटेगरी में नहीं आता था, बट जब ये नोटिफिकेशन दिया उसके 3 महीने के अंदर अगर वो गवर्नमेंट ने उनको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है, तब वो अप्लाई कर सकता है कि दैट पर्सन कैन अप्लाई कि मेरे को अब रिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाए, अगर 3 महीने के अंदर। ठीक है, नॉट मोर देन 3 मंथ, मतलब 3 महीने के अंदर। जैसे आज 24 फरवरी को एप्लीकेशन खत्म हो रहा है, ठीक है, 24 फरवरी 2026 से 3 महीने के बीच में अगर किसी पर्सन जो पहले नॉन रिजर्व कैटेगरी में था और उसको गवर्नमेंट ने अब रिजर्व कैटेगरी में कंसिडर करना शुरू कर दिया, तो देन ही कैन अप्लाई फॉर टू बी कंसिडर्ड इन द रिजर्व कैटेगरी। तो ये चीज लिखी हुई है, तब उसको माना जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे दैट यूपीएससी हैज गिवन दिस टाइम, और ये सब चेंजेस आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज यू कैन जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या चैलेंजेस या क्या प्रॉब्लम आ रही है, देन विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड हम इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में या थ्रू गो थ्रू द ऑल द प्रोसेस, ऑल द स्टेजेस of filling the application form. So please kind on hold on to this thing, and we'll tell you all the things regarding how to fill the application form. Okay, thank you everyone for watching this video, and have a good day. Thank you.